हेलो स्टूडेंट, दिस इज गीता प्रजापति। वेलकम टू एसएसटी क्लासेस। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं लेसन नंबर 8, महिलाएं, जाति एवं सुधार। तो इस वीडियो में हम महिलाओं की स्थिति के बारे में, जाति और उससे संबंधित क्या क्या सुधार हुए हैं इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट, क्या कभी आपने सोचा है कि 200 साल पहले जो बच्चों की ज़िंदगी है वह कैसी रही होगी? खासकर से जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनकी स्थिति कैसी रही होगी? आपने देखा है कि जो आजकल हैं मध्यम वर्गीय परिवार की जो ज़्यादातर लड़कियां हैं वह स्कूल जाती हैं और उनमें से बहुत सारी लड़कों के साथ पढ़ती हैं और बड़े होने पर बहुत सारी लड़कियां कॉलेज विश्वविद्यालयों में जाती हैं तथा विभिन्न विभिन्न पदों पर नौकरियां करती हैं और कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना जरूरी है और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति व समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं। यहाँ तक कि विधवाएं भी द्वारा शादी कर सकती हैं और पुरुषों की तरह महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार है। और इसी तरह से जो महिलाएं हैं विभिन्न पदों पर रहकर बहुत सारी नौकरियों में भागीदारी कर रही हैं। यह तो आजकल की बात है, लेकिन 200 साल पहले जो हालात थे वह बहुत ही ज़्यादा भिन्न थे। ज़्यादातर जो लड़कियां थीं उनकी कम उम्र में ही शादी कर दी जाती थी और जैसे कि कुछ लड़कियां की जल्दी ही शादी हो जाती थी और यदि उनकी क्या कहते हैं हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उन्हें पति के साथ चिता में जल जाना पड़ता था, यानी कि जबरदस्ती जला दिया जाता था, जिसे सती प्रथा कहते थे। इस तरह से स्वेच्छा या जबरदस्ती से मार दी गई महिलाओं को सती कहकर पुकारा जाता था। यानी कि जैसे किसी का पति सपोज उसकी डेथ हो गई तो या तो वह स्त्री स्वयं अपनी इच्छा से जाके उसकी चिता में जल जाती थी या फिर उसे जबरदस्ती उसे सती कर दिया जाता था। इसे सती प्रथा कहते थे। और यदि जैसे कोई स्त्री विधवा होती थी तो उसे पुनर्विवाह करने की भी अनुमति नहीं थी। तो हालात इतने खराब थे और महिलाओं को चार दीवारी तक ही रखा जाता था। उन्हें आजकल की तरह जैसे आजकल की लड़कियां हैं जॉब कर रही हैं, पढ़ने लिखने की सुविधाएं मिली हैं, विश्वविद्यालय में जा रही हैं, इस तरह से उन्हें बहुत ही कम ही चांसेस थे कि वह इस तरह से पढ़ पाती थी। समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था, ज़्यादातर इलाकों में लोग जातियों में भी बंटे हुए थे। मतलब जो महिलाओं की तो स्थिति इस तरह से थी ही, लेकिन उसके साथ साथ क्या था, कुछ जो जातियां थी वह भी यहाँ पर बटी हुई थी और ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति के मानते थे और इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियां जिन्हें प्रायः वैश्य कहा जाता था का स्थान आता था। फिर काश्तकार, बुनकर व कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे जिन्हें शूद्र कहा जाता था और इस तरह से इनके जो काम भी थे इनकी जाति के आधार पर ही बांटे गए थे। ऊंची जाति निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थी और इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने, स्वर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुओं से पानी निकालने तथा नीची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की भी छूट नहीं थी। उन्हें निम्न दर्ज का मनुष्य कहा जाता था। यानी कि स्टूडेंट, कहने का मीन्स यह है कि पहले जैसे ये जो जातियां थी ये डिवाइडेड थी। जो उच्च जाति के लोग थे वह अच्छा कार्य करते थे, व्यापार, महाजनी, इस तरह से, और जो निम्न जाति के व्यक्ति थे वह छोटा कार्य करते थे। और इसी तरह से जो निम्न जाति के व्यक्ति थे उन्हें मंदिरों में, तालाबों में जाने की छूट नहीं थी। अगर सपोज कोई व्यक्ति कुएं पर चला गया निम्न जाति का, उसने कुएं को हाथ लगा दिया या पानी भर लिया तो लोग समझते थे कि वह पूरा कुआं ही पोल्यूटेड हो गया, यानी कि दूषित हो गया, प्रदूषित हो गया है। तो इस तरह से वह तालाबों पर, उन्हें घाटों पर नहीं नहाने की भी छूट नहीं थी। और इसी तरह से क्या था, जैसे कोई निम्न जाति के व्यक्ति थे
तो वे लोग उच्च जाति के जो लोग थे उनके यहाँ पर आप लगा लो उनकी जो चारपाई होती थी उस पर भी नहीं बैठ पाते थे, वो नीचे ही बैठते थे। इतना ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इसमें बहुत सारे कायदे कानून और नज़रियों से धीरे-धीरे बदलते गए, यानी कि इसमें कुछ परिवर्तन आने लगा। परिवर्तन की दिशा में उठते कदम 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। इस तरह से यहाँ पर काफ़ी बहसें हुई, बहस की गई, चर्चाएं हुई और इस तरह से कुछ जो हमारे भारतीय समाज सुधारक थे उन्होंने संगठन बनाए और इस तरह से राजा राम मोहन राय ने सन 1772 से 1833 इसी तरह के एक सुधारक रहे थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की एक स्थापना की गई थी। इन्होंने एक संगठन बनाया था। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करना होगा कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर नए जीवन को अपने तरीके से तैयार करें। और इसी तरह से जो राजा राम मोहन राय थे, इन्होंने देश में पश्चिमी शिक्षा और महिलाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे और इन्होंने विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश की। राजा राम मोहन राय इस बात से काफ़ी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी जिंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ एक आंदोलन चलाया, यानी कि जो सती प्रथा का अंत है वह राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा ही सफल हुआ। राजा राम मोहन राय संस्कृत, फारसी, अन्य कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। और इसी तरह से जो राजा राम मोहन राय के विचार थे उससे सभी लोग उन्होंने उसकी आलोचना की और उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। उन्होंने सन 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी थी। राजा राम मोहन राय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसके बाद सुधारकों ने भी अपनाया। जब भी वो किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जिससे कि उनकी सोच को समर्थन मिले और इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज पारंपरिक परंपरा के खिलाफ हैं। और इसी तरह से इन्होंने जो राजा राम मोहन राय हैं इन्होंने सती प्रथा का अंत किया और उसके बाद यहाँ पर उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक ईश्वरचंद विद्यासागर ने भी विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में इन्होंने अपना आंदोलन चलाया। इन्होंने सन 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया जो विधवाओं के विवाह के विरोध करते थे। उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार कर दिया और 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया और मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेशलिंगम पंतलू ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया और लगभग उसी समय बम्बई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया और उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया।
इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफ़ी कम थी। विवाह करने वाली विधवा को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था और इसी तरह से रूढ़िवादी तबके के नए कानून का विरोध करते रहे और इस तरह से कुछ जो लड़कियां थी वह स्कूल जाने लगती हैं। यहाँ पर जो समाज सुधारक थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, इन्होंने महिलाओं के लिए काफ़ी प्रयास किए, सती प्रथा का अंत किया तथा जो विधवा विवाह था उस पर भी उन्होंने काफ़ी जोर दिया कि विधवाओं का पुनः विवाह किया जाना चाहिए और लड़कियां स्कूल जाने लगी। अब बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधरने लगी है, लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है। कलकत्ता में विद्यासागर और बम्बई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले और 19वीं सदी के मध्य तक इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खोले तो सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे। अब कुछ लोगों की मान्यता ऐसी भी थी कि उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जाता रहा। कई महिलाओं ने बिना किसी मदद के खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। और क्या आपको याद है कि पिछले साल की सामाजिक और राजनीतिक जीवन पुस्तक में आपने रासन सुंदरी देवी के बारे में क्या पढ़ा था? वे ऐसी महिलाओं में से थी जिन्होंने रात में दिए की टिमटिमाती लौ में चोरी छिपे पढ़ना लिखना सीखा था। और इसी तरह से पंजाब में भी स्कूल खुलने लगे, महाराष्ट्र में भी स्कूल खुलने लगे। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी। उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थीं। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज़ अली जैसे सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयत का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। और 19वीं सदी के आखिर में उर्दू उपन्यास का सिलसिला शुरू हो गया और इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू कामकाज साज संभाल के बारे में भी पढ़ें, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ जो घरेलू कामकाज हैं उसके बारे में भी पढ़ें। महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी। अब 20वीं सदी के शुरुआत में बहुत सारी महिलाएं थे, उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई और इस तरह से भोपाल की बेगम ने रुकैया सखानन हुसैन ने इस दौर में एक प्रभावशाली महिलाएं थीं और जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। और इस तरह से यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये पंडिता रमाबाई हैं। यहाँ पर संस्कृत की विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्हें ऊंची जाति और हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी थी। उन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना की जहां ससुराल वालों के अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वहां महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सकें। और जाहिर है कि इन सब बातों से रूढ़िवादी खेमे में काफ़ी आग बबूला हुए और उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। और रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजों को लेकर चिंतित होने लगे। यानी कि यहाँ पर जब महिलाएं पढ़ने लगी तो उन्होंने सोचा कि जो महिलाएं हैं वह पश्चिमी सभ्यता को अपना रही हैं और जो हमारे संस्कार हैं वह सब नष्ट हो जाएंगे। और 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया और राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने
पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा। परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। और इस तरह से ये बाल विवाह के विरुद्ध एक कानून बनाया गया है, जिसमें जो पहले लड़कियों की आयु कितनी थी, इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती थी। पहले जो लड़कियों की आयु थी वो 16 वर्ष थी और फिर धीरे धीरे बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई। अब यहाँ पर ये तो महिलाओं के बारे में बातचीत थी। अब जाति और उसके सुधार के बारे में जानते हैं। जाति, जैसा कि राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया था। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था और जिसमें सभी जातियों का आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया था। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। इन सुधारकों में और सुधार संगठनों के सदस्यों में बहुत सारी ऊंची जाति के लोग थे। गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानूनों का उल्लंघन करते थे, जिससे अपने जीवन में जातीय पूर्वग्रह और बंधनों से निजात पा सकें। कई लोग ऐसे थे कि जाति के आधार पर समाज व्यवस्था होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे और 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदाय और निचली जाति के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे। इस प्रकार से बच्चों की बदलती दुनिया ने अपना रास्ता ढूंढने के लिए साधन मिलने लगे। जैसा कि मैंने अभी इससे पहले आपको बताया था कि समाज में क्या था, जो जाति के आधार पर लोग बंटे हुए थे और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, लोग एक दूसरे से क्या करते थे, एक दूसरे से भेदभाव करते थे। ये निम्न जाति का है, यह उच्च जाति का है, और इस तरह से जो लोग हैं इससे काफ़ी दुखी हुए कि हमारे साथ इस तरह से भेदभाव किया जाता है। तो फिर इन्होंने क्या किया, समानता और न्याय की मांग करने लगे कि हमें भी समानता का अधिकार मिलना चाहिए और हमें भी न्याय मिलना चाहिए। तो इस तरह से जैसा इस चित्र में दिया हुआ है, जूते कौन बना सकते हैं। चमड़े का काम करने वालों को परंपरागत रूप से नीची नज़र से देखा जाता था, क्योंकि वे मृत पशुओं का चमड़ा निकालते थे और देखा जाता था और जिन्हें गंदा या दूषित माना जाता था। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हुई, परंतु चमड़े के काम के प्रति जातीय पूर्वाग्रह की वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कारीगर और मोची ही जूते तैयार कर सकते थे। लिहाजा वे ज़्यादा कीमत की मांग करने लगे। उन्हें काफ़ी लाभ हुआ, यानी कि अगर जूते बनाने हैं तो निम्न जाति के लोग ही जूते बनाएंगे, इस तरह का यहाँ पर था। इसके अलावा दूसरी तरह की नौकरियां भी सामने आ रही थी। उदाहरण के लिए सेना में भी लोगों की जरूरत बढ़ गई थी। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई और दलित आंदोलन के नेता BR अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे। और इस तरह से यहाँ पर समानता और न्याय की मांग होने लगी। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वाले को संगठित किया। उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। और पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर ने, मतुआ पंथ ने चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया और हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवाद ग्रंथों पर सवाल उठाया, जिसे आज केरल कहा जाता है। और इसी तरह से यहाँ पर काफ़ी लोगों ने इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की जो गैर ब्राह्मण जाति के लोग थे, और यहाँ पर इन्होंने इस तरह से आंदोलन चलाया। अब यहाँ पर है गुलामगिरी। अब यहाँ पर एक पुस्तक लिखी गई गुलामगिरी, जिसमें बताया गया है कि निम्न जाति के जो नेताओं में ज्योतिराव फूले सबसे प्रमुख नेताओं में से थे। उन्होंने 1827 में जन्मे ज्योतिराव फूले
ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई और बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले गए अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। इसमें इन्होंने बताया है कि जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था, तो वे पराजित जनता को निम्न जाति वाला मानने लगे थे और फूले के अनुसार ऊंची जातियों को उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देसी लोगों की, कथित निम्न जाति के लोगों की है। और फूले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था। तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठा देहात न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन चलाते थे। और इस तरह से इन्होंने एक संगठन बनाया। फूले द्वारा स्थापित किए गए सत्य शोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता में समर्थन में एक मुहिम चलाई और सन 1873 में फूले ने गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी। इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिका गृह युद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। फूले ने अपनी पुस्तक में उन सभी अमेरिकन वासियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों से मुक्ति के लिए संघर्ष किया था और इस तरह से भारत में निम्न जातियों और अमेरिका में काले गुलामों की दुर्दशा एक दूसरे से जोड़ दी गई। अब यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर जाति के बारे में काफ़ी चिंतित रहे और इसके बारे में इन्होंने अपना एक नेतृत्व चलाया। अब मंदिरों में कौन जा सकता था? अब यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में है। भीमराव अंबेडकर जी एक महार परिवार में पैदा हुए थे, यानी कि निम्न जाति में पैदा हुए थे। बचपन से उन्हें इस बात को बहुत नज़दीकी से देखा कि रोज़ाना ज़िंदगी में भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। स्कूल में उन्होंने कक्षा के बाहर जमीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें स्वर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाले नलकों से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई थी और 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना पर काफ़ी लिखा और सन 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए कि दलित भी मंदिर और जलाशय के पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रह की जकड़ कितनी मजबूत है और इस तरह से यहाँ पर गैर ब्राह्मण आंदोलन भी चलाए गए। और यहाँ पर जो गैर ब्राह्मण आंदोलन चलाया गया, इसमें पेरियर नाम से प्रसिद्ध E.V. रामास्वामी नायकर एक मध्य परिवार में पले बढ़े थे। उन्होंने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे। उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया और बाद में कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु जब उन्हें राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा गया, वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया गया था। उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी। इस दावत में निम्न जाति और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था और पेरियार की समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा और इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही हैं, जिन्हें ब्राह्मण ने अपने अधीन कर लिया है। उनका मानना था कि सभी नेता, धार्मिक नेता, मुखिया सामाजिक विभाजन और असमानता ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूता और खुद मुक्ति पानी होगी। यानी कि जब ये पार्टी में गए तो इन्होंने देखा कि सभी के लिए अलग अलग जाति व्यवस्था की गई के अनुसार इन्हें बैठाया गया था, लेकिन इन्हें यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो इन्होंने कहा कि अपने लिए हमें खुद ही लड़ना होगा और इस तरह से इन्होंने जो आंदोलन है वह जारी रखा और बाद में जो सुधारक हैं, सुधारकों के लिए संगठित
किया, जैसे ब्रह्मा समाज, रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद। और यहाँ पर अलीगढ़ आंदोलन, प्रार्थना समाज की यहाँ पर स्थापना की गई, वेद समाज की स्थापना की गई और इस तरह से काफ़ी आंदोलन चलाए गए। और बाद में लास्ट में सभी का जो ये जाति प्रथा के आधार पर ये बंटवारा होता था, इस तरह से छुआछूत होती थी, तो इसका अंत हुआ। और आज आप देखते हैं कि जलाशयों से सभी पानी भर सकते हैं, सभी को मंदिर में जाने का प्रवेश अधिकार है और इसी तरह से महिलाओं को भी पढ़ाई का अधिकार दिया गया है। तो इस लेसन में इतना ही। सो स्टूडेंट्स, इस लेसन को आप ध्यान से पढ़ेंगे और अपने नोट्स तैयार करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।